वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हम विनियमन आधारित संस्थाओं में ऑल इंडिया काउंसिल और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वास्तुकला परिषद, इन 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है आज, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1972 में स्थापित किया गया था। इस परिषद को 1972 में स्थापित किया गया था। इस परिषद के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: इतिहासकारों को एक साथ लाना, उनके बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, इतिहासकारों को एक उद्देश्य और वैज्ञानिक लेखन को राष्ट्रीय दिशा देना और इतिहास की तर्कसंगत प्रस्तुति और व्याख्या करना। उन क्षेत्रों पर जिन पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, विशेष जोर देने के साथ इतिहास में अनुसंधान को यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना, तेज़ी लाना और समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेशन करना। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों के संतुलित वितरण को बढ़ावा देना और समन्वित करना, सभी संबद्ध ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए समर्थन और मान्यता प्रदान करना और परिणामों का आवश्यक प्रसार और उपयोग सुनिश्चित करना। इन उद्देश्यों के लिए परिषद कॉलेज, विश्वविद्यालयों और पंजीकृत अनुसंधान संगठनों के साथ साथ वरिष्ठ विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही युवा शिक्षकों को फेलोशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इतिहास से संबंधित विचारों के आदान प्रदान के लिए संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके इतिहासकारों को एक साथ लाता है। आगे सेमिनार, कांग्रेस की कार्यवाही और पत्रिकाओं को का प्रकाशन अनुदान आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है ताकि ये प्रकाशन शोधकर्ताओं और विद्वानों तक पहुंच सकें। ये द्विमासिक पत्रिका को भी प्रकाशित करता है, एक भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा और एक अन्य पत्रिका इतिहास। ये परिषद द्विमासिक आधार पर 2 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, एक भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा इस नाम से और एक इतिहास के नाम से। विशेष रूप से शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक बड़ा और विस्तार लाइब्रेरी सह प्रलेखन केंद्र इसमें एक मौजूद है। 2 क्षेत्रीय केंद्र अर्थात ICHR उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और ICHR दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र बेंगलोर का भी रख रखाव करता है, इसको भी मेंटेन करता है, जो शोधकर्ताओं और विद्वानों को सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अन्य उपाय भी करता है जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के घोषित उद्देश्यों को लागू करने के लिए परिषद उचित समझती है। अब इसका दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु में है एक, और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र है गुवाहाटी में। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र सक्रिय रूप से ICHR की विभिन्न अनुसंधान योजनाओं को बढ़ावा दे रहा है और कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। केंद्र की लाइब्रेरी सह प्रलेखन इकाई को कई नए शीर्षक, पत्रिकाओं आदि के साथ भी जोड़ा जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि लगभग 1300 पुस्तकों की बार कोडिंग और स्पाइन लेबलिंग पूरी हो चुकी है। इस अवधि में केंद्र के पुस्तकालयों के लिए कई उपाधियां और ख़रीद की गई है। आगे अब इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, इसके बारे में इस टॉपिक को देख लेते हैं। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत मार्च 1977 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत मार्च 1977 में। ज़्यादातर बॉडीज़ जो हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही गठित की गई हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही गठित की गई हैं, लेकिन वास्तव में जुलाई 1981 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में इस परिषद ने कार्य करना प्रारंभ किया। संगठनात्मक संरचना इस परिषद की एक व्यापक आधारित सदस्यता है, जिसमें प्रतिष्ठित दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है। इस शासी निकाय और अनुसंधान परियोजना समिति परिषद के मुख्य प्राधिकारी हैं। ये निकाय अच्छी तरह से परिभाषित शक्तियों और कार्यों के साथ निहित है। अब इसकी शासी निकाय देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य सचिव होते हैं। परिषद द्वारा नियुक्त
कम से कम तीन सदस्य या अधिक से अधिक 8 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 नामित सदस्य होते हैं जो परिषद के मामलों का प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कम से कम और अधिक से अधिक 8 सदस्य। अनुसंधान परियोजना समिति, इसमें अध्यक्ष शामिल तथा कम से कम 5 या अधिक से अधिक 9 सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि अध्यक्ष को शामिल करते हुए इंक्लूडिंग चेयरमैन, कम से कम इसमें 5 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 9 सदस्य जो परिषद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सदस्य सचिव परिषद द्वारा प्राप्त और नियोजित या प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं के लिए अनुदान की जांच और अनुमोदन प्राप्त करते हैं। इसकी एक वित्त समिति भी होती है जो बजट अनुमानों और व्यय से जुड़े अन्य प्रस्तावों की जांच करती है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसका परिषद के निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिषद की स्थापना की गई है। समय समय पर दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना, दर्शन शास्त्र में अनुसंधान के कार्यक्रमों को प्रायोजित करना और सहायता करना, दर्शन शास्त्र में अनुसंधान के संचालन में लगे संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता देना, दर्शन शास्त्र में व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना, और अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत या अन्य व्यवस्था का आयोजन और समर्थन करना, समय समय पर उन क्षेत्रों और विषयों को इंगित करने के लिए जिन पर दर्शन शास्त्र में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और दर्शन शास्त्र में उपेक्षित या विकासशील क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपायों को अपनाना चाहिए। परिषद की वित्त व्यवस्था, परिषद की निधियों में निम्नलिखित विधियाँ शामिल की जाती हैं। परिषद की वस्तुओं की सार्थकता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान शामिल है। अन्य स्रोतों से योगदान शामिल है। आप कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल भी कोई कर सकता है। उपहार, दान, लाभ, वसीयत या अन्य स्थानांतरण से इसकी ये आय का साधन है। अन्य स्रोतों से परिषद की प्राप्तियाँ, परिषद की संपत्ति से आय प्राप्त आय, यानी कि परिषद की जो एसेट्स अगर उससे कोई लीज पर है, उससे रेंट आता है तो उससे वो भी परिषद की आय में इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब इसके आगे हम और जो टॉपिक बचे हुए हैं उसकी को देख लेंगे। थैंक यू।